हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारे, देखो टॉपिक को कवर करने से पहले आपको मैं बता दूं बच्चे, हम लोग चैप्टर कर रहे हैं अपना एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट को हम काफी हद तक कवर कर चुके हैं, ठीक है, और आज एनवायरनमेंट का हमारे पास एक लास्ट टॉपिक होगा एनवायरनमेंट से रिलेटेड। उसके बाद हमारे पास टॉपिक्स आएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। तो आज के टॉपिक से आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, a lot to know, a lot to discuss as always। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक का नाम है हमारे पास स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया, कि भारत देश के अंदर, हमारे देश के अंदर, आपके अपने देश के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो किस प्रकार का है, तो उसके बारे में ब्रीफ नॉलेज हम लोग यहां से लेंगे, ठीक है। कहता है इंडिया इज द हैबिटेट ऑफ नियरली 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, कि भारत के अंदर दुनिया की जो कुल आबादी है उसका 17% के आसपास भारत के अंदर रहता है, ऑक्यूपाइंग 2.5% ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफिकल एरिया, कि जो दुनिया का जितना टोटल एरिया है जहां पर लोग रहते हैं उसका जो हमारा देश का एरिया है वो उसका 2.5% है। दिस अलॉन्ग विद द फैक्ट दैट 21.8% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन इज बिलो पॉवर्टी लाइन। ये कुछ पुराने डेटा हैं हमारे पास, जो 2011 की सेंसस हुई थी उसके अकॉर्डिंग का डेटा है। सेंसस जो हर 10 साल में होती है, जनगणना, ठीक है, उसमें ये सारा डेटा निकल के आता है। जो पुरानी सेंसस थी उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्स 21.8% हमारे देश की जनसंख्या जो गरीबी रेखा है ना, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उससे नीचे है। मतलब उनके पास, उनको घर की दिक्कत है, कपड़े की दिक्कत है, जो बेसिक जरूरतें होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, उसकी दिक्कतें हैं बच्चे, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर जो हमें ऑब्जर्व करने हैं एनवायरमेंटल इश्यूज को लेके। पहले कहता है नेचुरल एंडाउमेंट इज गेटिंग एक्सेसिवली एक्सप्लॉयट एक्सीडिंग द रेट ऑफ रीजनरेशन, कि जो नेचुरल एंडाउमेंट है ना, कि वो एक्सेसिवली एक्सप्लॉयट, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जा रहा है। क्यों? एक तो हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या, उसका रेट ऑफ रीजनरेशन है कि जो उसका रीजनरेशन का रेट है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होता जा रहा है। मतलब रीजनरेशन का रेट किसका बच्चे? जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसका, ठीक है। आगे प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन वेस्ट आर बीइंग जनरेटेड बियॉन्ड द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, के एनवायरनमेंट के अंदर जो एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है ना, कि वो वेस्ट को कंज्यूम कर ले, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो अब वो कम होती जा रही है किसके कंपैरिजन में? जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन हो रही है। थर्ड पॉइंट में कहता है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन आर पिकिंग अप टू दी अलार्मिंग लिमिट्स। जो एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, ये अपने अलार्मिंग लिमिट से बाहर जा चुका है। इतना ज़्यादा यहाँ पर एनवायरनमेंट खराब हो चुका है। और कहता है इंडिया सर्टेनली इज द मिडेस्ट ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, हमारे देश के अंदर जो एनवायरनमेंट के क्राइसिस हैं वो भी मध्यम स्तर पे हैं। बहुत दुनिया के बहुत सारे देशों में ये अपने लिमिट्स को भी क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है बच्चे। आगे कहता है वो हमारे पास कि देखो कि द डायकोटमी ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया, कि जो इंडिया के अंदर जो डिवीजन है ना, डायकोटमी का मतलब होता है डिवीजन बच्चे, कि वो किस प्रकार का है, वो कैसे कैसे है, ठीक है। जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है हमारे देश के अंदर, कहता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया पॉइंट्स टू अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन इन द कंट्री, एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन उसने देश के अंदर क्रिएट करती है। इट इज ऑक्यूपाइंग एंड एक्सपेंडिंग ओविंग टू दी स्ट्रैगरिंग पॉवर्टी एज वेल एज रैपिड ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, कि एक तो जो पॉवर्टी वो लगातार इंक्रीज करती जा रही है, और जो ग्रोथ है प्रोडक्शन कैपेसिटी की उसके अंदर भी रैपिड ग्रोथ हो रही है। यस यू आर हियर्ड फैक्ट दैट, ये आपको फैक्ट हैं जो आपको पता चलते हैं, ठीक है बच्चे। कौन कौन से फैक्ट हैं? कि पॉवर्टी इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। आप लास्ट टॉपिक से पढ़ते आ रहे हैं कि पॉवर्टी ही मेन कारण बनता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के पीछे। अगर पॉवर्टी नहीं होगी बच्चे, देखो अगर पॉवर्टी नहीं होगी तो एजुकेशन होगी तो साथ में क्या होगा? उनके पास नॉलेज होगी, ठीक है, उनको पता होगा एनवायरमेंट को किस तरीके से संभालना है। सेकंड पॉइंट में कहता है एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी इज द प्रिंसिपल कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी को हम लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं उसके कारण भी एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल स्मोक है जो हवा को पोल्यूट कर रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो हमारे पृथ्वी है या जल है उसको आसपास उसको
उसमें दिक्कतें कर रहा है, उसको वेस्ट कर रहा है बच्चे, ठीक है, उसको डिग्रेड कर रहा है। एक्सपेंशन ऑफ व्हीकुलर ट्रैफिक, जो व्हीकल्स यहाँ पर लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं, उनकी नंबरिंग या उनकी क्वांटिटी इंक्रीज करती जा रही है, वो भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने का बहुत बड़ा रीजन है बच्चे, ठीक है। देखो जो डिग्रेडेशन है उससे रिलेटेड कुछ फैक्टर हैं हमारे पास। जो लैंड डिग्रेडेशन है इंडिया के अंदर, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। कहता है देखो, डिग्रेडेशन ऑफ लैंड इन टर्म्स ऑफ सॉइल इरोजन, ये सॉइल इरोजन की टर्म्स की बात कर रहा है बच्चे, कि जो पृथ्वी, जो मृदा का जो पृथ्वी सॉइल है, जो जमीन है, मिट्टी है, उसके अंदर जो कटाव होता रहता है, ठीक है, एक सीरियस कंसर्न है वो एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। और ये भारत के अंदर कहता है नियरली 5 बिलियन टन पर ईयर, कि हमारे देश के अंदर 5 बिलियन टन, ठीक है, 5 बिलियन टन पर ईयर के हिसाब से हो रहा है, एम्प्लाइंग द कोलोसल लॉस ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि जब मिट्टी ऊपर से कट जाएगी बच्चे, तो ऊपरी जो परत होती है मिट्टी की, उसी के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, जो उर्वरक क्षमता या फिर जिसको हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, वो होती है उसके अंदर, ठीक है, जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है किसके लिए, सॉइल फर्टिलिटी के लिए। अगर ये डिग्रेड हो जाएंगे, ये बह के कहीं और चले जाएंगे, इनमें कटाव हो जाएगा, तो जमीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो लगातार नीचे गिरती आ जाएगी। फिर किसान उसको कवर अप करने के लिए और ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे उसके अंदर, तो और ज्यादा एनवायरनमेंट डिग्रेड होगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं, देखो, लॉस ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू डिसर्टिफिकेशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसके कारण एक तो कटाव हो रहा है ये, ठीक है। मल्टीपल क्रॉपिंग के कारण हो रहा है, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग बाय द स्मॉल एंड मार्जिनल होल्डर हु फेल टू रिप्लेनिश फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जो मल्टी क्रॉपिंग करते हैं या फिर सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, वो जमीन की उर्वरक क्षमता का ध्यान नहीं रखते, ठीक है, उसको बार बार रिफर्निश नहीं करते। जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जो वाटर टेबल है वो बहुत नीचे जा चुकी है, और जो सॉइल इरोजन है अकरिंग ड्यू टू फ्लड्स, वो लगातार स्ट्रॉन्ग विंड्स के कारण वो लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, पानी की कमी के कारण बच्चे। तो ये कुछ पॉइंट्स बनते हैं जिनको आपको यहाँ पर कवर अप करना है, ठीक है भाई। आगे कहता है कि हम इस एनवायरनमेंट को बचा कैसे सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को सेव कैसे करें। कहता है सबसे पहले पॉइंट में कि एक तो सोशल अवेयरनेस, सामाजिक जागरूकता बढ़ाएं लोगों के बीच में, ताकि लोग एनवायरनमेंट से अफेक्शन फील करें कि एनवायरनमेंट उनका अपना है बच्चे। अगर एनवायरनमेंट सही नहीं होगा तो वो भी सही नहीं रह सकते। ये हमें लोगों के अंदर ये मोटिवेशन फील कराना होगा, उनको ये जागरूकता उनको देनी होगी। सेकंड पॉइंट में कहता है पॉल्यूशन कंट्रोल के जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करती जा रही है वैसे वैसे एनवायरनमेंट हमारा डिग्रेड होता जा रहा है। उसका जो डिग्रेडेशन का कारण है वो आपको मैं बहुत पहले से बताता आ रहा हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट में कहता है एनफोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट। जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट है, जो सरकार ने या फिर दुनिया की सरकारें हैं उन्होंने जो मिल के एक्ट्स बना रखे हैं उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और आपके देश के अंदर ये एक्ट बनाया गया था 1986 में, जिसका नाम है द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वॉज पास्ड इन 1986। इंडिया में 1986 में इसको पास किया गया था, ठीक है। और एफॉरेस्टेशन कैंपेन, जो एफॉरेस्टेशन है कि जंगलों को उगाया जाए, पेड़ों को लगाया जाए, ठीक है। यहाँ पर आपसे मैं आपकी राय मांगूंगा। सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय जरूर लिख के बताएं कि आपका तरीका कौन सा है कि आप एनवायरनमेंट को बचा सके, ठीक है। और सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, आप क्या करते हैं बच्चे, अपना नाम और रोल नंबर लिख के भेज देते हैं कमेंट्स में। इससे कि ये क्या हो गया बच्चे, अपना राय लिखें, अपने सजेशंस लिखें, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आप टॉपिक को सही तरीके से कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे अपना सजेशन जरूर देना कि आप किस तरीके से एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं, ठीक है भाई। आगे कहता है फिफ्थ पॉइंट में कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन। जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करें, ठीक है। जो वाटर मैनेजमेंट है उसको करें, क्योंकि जो पानी हम लोग देखते हैं गलियों में, नालियों में, किसी नुक्कड़ में पानी चलता रहता है, लोग पानी का वेस्ट करते रहते हैं, उसको कंट्रोल अप करना पड़ेगा, ठीक है। जो सॉलिड वेस्ट है उसको मैनेज करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है। उसको ट्रीट करना पड़ेगा, केमिकली करें या फिर कैसे भी करें, ठीक है। और एक जो प्लास्टिक है इसका बहुत एक्सेसिव यूज हो रहा है जो हमारे एनवायरनमेंट पर बहुत नेगेटिव असर डालता है, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा बच्चे, ठीक है।
आगे कहता है इम्प्रूवमेंट इन हाउसिंग, जो हाउसिंग है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। लोग किस तरीके से रहते हैं, वो हाइजेनिक है या नहीं, वो नीट एंड क्लीन है या नहीं, जो वेस्ट होता है उसको प्रॉपर मैनेज करते हैं या नहीं। लोग क्या करते हैं, नालियों में वेस्ट डाल देते हैं, गलियों में वेस्ट डाल देते हैं। अगर मैं आप बच्चों की बात करूं तो आप बच्चे खुद देखना, आप क्लास में बैठते हैं तो आप अपने आसपास सफाई नहीं रखते। आप अपने आसपास जो खाने के रैपर हैं, कोई भी किसी चीज़ का रैपर है, ठीक है, वो सब अपने आसपास फेंकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी सारी दिक्कतें बनती हैं जो एनवायरनमेंट को, आप जिनकी हेल्प से अगर इनको सुधार लेते हो तो एनवायरनमेंट को आप बचा सकते हो। ठीक है, एक कुछ पॉइंट्स है हमारे पास। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हमारे देश के अंदर एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो 1974 में सेटअप किया गया था। ठीक है, ये क्या करता है, जो एमिशंस हैं या फिर इन्फ्लुएंस हैं, जिनकी टॉलरेबल रेंज है उनको डिसाइड करता है, उनके लिए बेंचमार्क है। ठीक है, और आल्सो दीज बोर्ड्स ऑफर टेक्निकल असिस्टेंस, ये टेक्निकल असिस्टेंस भी देते हैं किस चीज़ के लिए, जो एनवायरनमेंट को कैसे इंप्रूव करना है उसके लिए टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं बच्चे। ठीक है, अब आया है आपके पास, देखो यहां तक तो टॉपिक आपका कवर होता है एनवायरनमेंट का। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सस्टेन। सस्टेन होता है लगातार किसी चीज को बनाए रखना, किसी चीज की निरंतरता। अगर इंग्लिश में बोलूं तो कॉन्टिन्यूटी। ठीक है, एक लड़का रेस में भाग रहा है, उसने कि 800 मीटर की रेस है, वो पहले 100 मीटर बहुत स्पीडली भागा, सबसे आगे निकल गया। ठीक है, उसने फिर बाद में वो 100 मीटर भागते ही वो थक गया है। ठीक है, वो अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाया, फिर जो पीछे वाले थे वो उससे आगे निकल गए और वो रेस हार गया। या फिर वो ये करता कि वो स्टार्टिंग से अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखता, एक ही स्पीड से स्टार्टिंग से लेके एंड तक भागते रहता। ठीक है, जो ये एक ही स्पीड होती है, ये कॉन्टिन्यूटी होती है, इसी को कहते हैं सस्टेनेबल। और यहाँ पर सस्टेन करना कि उसने अपनी स्पीड को सस्टेन किया। और मैं यहाँ पर किस चीज़ को सस्टेन करने की बात कर रहा हूँ बच्चे, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ डेवलपमेंट को सस्टेन करने की। डेवलपमेंट ऐसी नहीं कि आपने सारे रिसोर्सेज का आज ही इस्तेमाल कर दिया, आज ही उनको एक्सप्लॉइट कर दिया, आने वाली जनरेशन्स के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। ठीक है, और आज ही आपने सब कुछ अचीव कर लिया, तो वो कब तक हो पाएगा बच्चे, वो कुछ साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, आने वाली जनरेशन्स के लिए आप क्या छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ के जा रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ ऐसा ही वर्ड है, एक प्रोसेस है कि आप अपनी डेवलपमेंट को कितना लंबा खींच सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है बच्चे। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी यहाँ पर। ठीक है, बहुत प्रेजेंट फ्यूचर, जो प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन है उनको थ्रेटन किए बिना, उनको मुश्किल में डाले बिना एनवायरनमेंट को और ग्रोथ को, दोनों को एक साथ बैलेंस लेके चलना। ठीक है, कुछ पास्ट ईयर का प्रोसेस है हमारे पास कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वॉज व्यूड इन कंप्लीट डिसरिगार्ड टू द रिसोर्सेज, एंडावमेंट एंड एनवायरमेंटल नोटेबली के कुछ पॉइंट्स हैं जो लास्ट कुछ ईयर से हमारे पास नोट हो रहे हैं। वो पॉइंट्स कौन से हैं, कहता है डाइवर्स क्रॉप ग्रोन ऑन लैंड हैज लेड टू फॉल इन सॉइल फर्टिलिटी, कि जो अलग अलग क्रॉप्स की जा रही हैं, जो उगाई जा रही हैं, या फिर जो क्रॉप उगाई जा रही हैं, एक्सेसिव एक्सप्लॉटेशन के कारण क्या हो रहा है, जो ज़मीन है वो अपनी फर्टिलिटी खो रही है। ठीक है, वो फर्टिलिटी कुछ साल में 10, 20, 25 साल में खो देगी, उसके बाद क्या बचेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। आने वाली जनरेशन आपको क्या बोल के जाएंगी कि हमारी जो पुरानी जनरेशन थी उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा है, ये बंजर ज़मीन छोड़ी है बच्चे। नहीं, ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगी। आगे कहता है एक्सेसिव माइनिंग ऑफ आयरन, जो आयरन है, कोल, गोल्ड, सिल्वर है, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल है, ये डिप्लेशन जा रहा है, उनका स्टॉक लगातार कम होता जा रहा है। अगर आपको बोलूँ तो नेचुरल गैस का जो स्टॉक है हमारे पास वो मात्र 2023 तक का बचा है, उसके बाद वो स्टॉक नहीं है हमारे पास। आने वाली जनरेशन्स को हम लोग क्या बताएंगे कि नेचुरल गैस भी क्या होती थी, क्या वो म्यूजियम में जाके देखेंगे बच्चे कि नेचुरल गैस ऐसी ही होती थी। ठीक है भाई, उनके लिए भी तो हमें छोड़ना है इन चीज़ों को। जो स्मोक हो रहा है, इंजीरियस एमिशंस हो रहे हैं फैक्ट्रीज से, ट्रांसपोर्ट के कारण, वो भी एनवायरनमेंट को पोल्यूट करने का कारण बनते हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो हमारा प्रोसेस है उसमें बाधा बनते हैं भाई। ठीक है, और कहता है देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है विच फुलफिल्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, जो प्रेजेंट जनरेशन की भी ज़रूरतों को पूरा करता है विदाउट चैलेंजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन,
जो फ्यूचर जनरेशंस के जो स्कोप्स है उनको चैलेंज किए बिना, ठीक है, कि वो अपनी ज़रूरतें पूरा कर लें। और एम्प्लाइंग दैट रिसोर्सेज आर नॉट फुली एक्सप्लॉइटेड, जो रिसोर्सेज हैं वो पूर्णतः एक्सप्लॉइट नहीं किए गए, यहाँ पर रिसोर्सेज उनके लिए बचा के रखे गए हैं और थोड़े रिसोर्सेज में ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है बच्चे, ठीक है। और कुछ फीचर्स हैं हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो यहाँ पर हम लोग कवर अप कर लेते हैं। पहले कहता है सस्टेनेबल राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, कि जो रियल पर कैपिटा इनकम है ना, कि पर पर्सन के हिसाब से जो इनकम है पर कैपिटा, पर पर्सन, कैपिटा मीन्स पर पर्सन के हिसाब से जो इनकम है या इकोनॉमिक वेलफेयर है उसको सस्टेन किया जाए, उसको मेंटेन रखा जाए, उसको निरंतर उसके अंदर कॉन्टिन्यूटी बना के रखी जाए, ताकि सब कुछ आसानी से आराम से स्लोली अचीव हो सके, ठीक है। सेकंड पॉइंट में कहता है रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है उनका रैशनल यूज करें, ये नहीं है कि सारे रिसोर्सेज का हम लोग आज ही इस्तेमाल कर दें, ठीक है, उनका रैशनलाइजेशन यूज करें, ठीक है। कुछ फीचर्स एंड डेवलपमेंट के साथ सस्टेनेबल राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम, ठीक है, रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नो रिडक्शन इन द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, जो फ्यूचर की जनरेशन है उनके अंदर भी कोई कमी ना आए, उनकी जो रिसोर्सेज हैं उनको भी प्रॉपर रिसोर्सेज मिले, ठीक है। आगे कहता है एबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन टू फुलफिल देयर नीड्स नॉट टू बी इम्पेयर्ड, उनकी जो एबिलिटी है फ्यूचर जनरेशंस की कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, उनके लिए भी हमें सब चीज़ों को बचा के रखना है। ये एक बेस्ट फीचर है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट में ज़रूरतों को पूरा करने के साथ साथ जो फ्यूचर की जनरेशंस है उनकी ज़रूरतें हैं उनको भी यहाँ पर सीख रहे हैं। और फोर्थ पॉइंट में कहता है चेक ऑन पॉल्यूशन, जो पॉल्यूशन है उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, उसके ऊपर एक चेक ऑन लिमिट लगाई जाए, लोगों को कंट्रोल किया जाए कि वो एक्सेसिव देखो आपको एक दिल्ली सरकार का एक रिसेंट डिसीजन बताऊंगा मैं। केजरीवाल सरकार, जो दिल्ली सरकार, उन्होंने क्या किया था बच्चे, एक OD1 सिस्टम लागू किया था, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को। वो किस लिए था, पॉल्यूशन को और जो भीड़ भाड़ हो रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए। एक दिन जिनका ऑड नंबर है गाड़ियों का वो रोड पे आएंगी, एक दिन जो इवन नंबर की गाड़ियां हैं वो रोड पे आएंगी, अगर कोई अपोजिट में आता है तो उनका चालान कटेगा, ठीक है। उसके कारण क्या हुआ, अगर रोड पे दोनों दिन 100 गाड़ियां आती थी तो वो घट के 50, 60, 40, 70 कम तो हुई है ना बच्चे, कुछ तो पॉल्यूशन कम होगा उससे, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे हमारे पास किसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बच्चे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, आशा करता हूँ आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई कमेंट्स में कोई सजेशन है, आपके पास कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बच्चे, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।